हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रस्मित लर्निंग पॉइंट। आज हम यहाँ पर सीटेट दिसंबर 2019 में एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें वो क्वेश्चंस जो कि सॉल्यूशन बेस्ड हैं, जिनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, अर्थमेटिक या ज्योमेट्री से रिलेटेड हैं। ऐसे क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे सीटेट एग्जाम में आते हैं, वो लेवल क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो मेरी न्यू वीडियोस आती रहेंगी वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला सीटेट का एग्जाम, जो कि 2019 दिसंबर में हुआ था, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो बगैर देरी के हम अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में एक लिस्ट दी हुई है, सुपर बाजार में सब्जियों की सूची, यानी कि एक बाजार में एक इंसान गया हुआ है तो वहां पर इन सब्जियों की एक सूची लगी हुई है। टमाटर 1 किलो 40 रुपए के, आलू 2 किलो 25 रुपए के, गाजर 250 ग्राम 20 रुपए की, लौकी 1 किलो 10 रुपए की, मिर्च 100 ग्राम 10 रुपए की, नींबू 4 पीस 10 रुपए के। फ्रेंड्स, ये जो दिए हुए हैं ये सारे आपके रुपए हैं, ये क्वांटिटीज हैं और ये आपकी सब्जियां हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। संजय ने आधा केजी टमाटर, 1 केजी आलू, आधा केजी गाजर, 250 ग्राम मिर्च और 6 नींबू खरीदे। उसने बिल क्लर्क को काउंटर पर 200 रुपए का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का लेवल क्या है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इसी तरीके के क्वेश्चंस हमारे सीटेट एग्जाम में आते हैं। तो सीटेट, जो कि बहुत से बच्चे टफ समझते हैं लेकिन कुछ बच्चे इसे आसान भी समझते हैं, तो इसका लेवल क्या है, वो भी मैथ्स में, वो हम आज यहाँ पर लास्ट ईयर के पेपर के द्वारा देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक जो सूची दी हुई है, इससे हमें सब्जियों के रेट पता चले। अब उसने जो जो आइटम खरीदा उसके रेट हम लगा लेते हैं। सबसे पहले उसने टमाटर खरीदा। ठीक है, क्या खरीदा उसने, टमाटर। कितना लिया, आधा केजी। आधा केजी यानी कि 1 केजी 40 रुपए का, तो आधा केजी कितने रुपए का, 20 रुपए का, 20 हो गया। अब उसने 1 किलो आलू लिए। 2 किलो आलू के रेट कितने हैं, 25 रुपए, तो 1 किलो आलू के रेट कितने हुए, 12.5 रुपए। तो यहाँ पर हम आलू के भी रेट लिख लेते हैं, 12.5 रुपए। अब देख लेते हैं आधा केजी गाजर। उसने गाजर कितनी ली, आधा केजी। 250 ग्राम गाजर 20 रुपए की है, तो आधा किलो गाजर कितने की हो गई, 40 रुपए की। गाजर के रेट लिख लेते हैं, गाजर हो गई हमारी 40 रुपए की। ठीक है, अब उसने 250 ग्राम मिर्च खरीदी और 6 नींबू खरीदे। 250 ग्राम मिर्च, मिर्च की कीमत दी हुई है इसमें 100 ग्राम 10 रुपए की, 100 ग्राम 10 रुपए की। इसको आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, 100 ग्राम 10 रुपए की, तो 250 ग्राम कितने रुपए की, 10/100 गुणा 250, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, यानी कि आपकी हो गई 25 रुपए की। मिर्च के रेट हमारे कितने हुए, 25 रुपए। उसने 6 नींबू और खरीदे। नींबू की कीमत क्या है, 4 पीस 10 रुपए के। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे 4 पीस 10 रुपए के, तो 6 पीस 10/4 गुणा 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 तिया 15। नींबू हमारे कितने रुपए के हो गए, 15 रुपए के। इस तरीके से इतने रुपए का उसने सामान खरीदा। जब 200 रुपए का नोट दिया तो उसे रुपए कितने वापस मिलेंगे। पहले जो जो सामान हमने खरीदा है हम उसका टोटल कर लेते हैं। ठीक है, तो 50 तो ये रहे, 2 और 5 और 5 10, 10 और 2 12। ठीक है, 12 की 2, 1 कैरी, यानी कि 2 और 1 3, 4, 4 और 4 8, 9 10 और 1 11। हमारे पास जो लिस्ट आई है और उसने जो सामान खरीदा उसकी कीमत कितनी थी, 112.50 रुपए। इतना सामान उसने खरीदा। इसको हम जब 200 रुपए में से माइनस करेंगे, यानी कि 200 में से हम 112.50 को माइनस करेंगे, 10 में से 5 गए, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 1 गया 8, यानी कि 87.50। ऑप्शन देख लेते हैं हम,
86 है, 97 है, 112, ऑप्शन नंबर डी 87.50 यानी कि 87 रुपए 50 पैसे, इतने रुपए उसे वापस मिलेंगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको देखने में लेंदी लग रहा था, बट जब हमने इसको सॉल्व किया तो कितने आसान तरीके से ये सॉल्व हो गया है। मैंने आपसे एक चीज बोली थी, मैथ्स हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ होता है, तो अगर आप मैथ को अपनी डेली लाइफ से जोड़ेंगे तो उसको करने में आसानी होगी। ये काम घर का हर एक सदस्य या महिलाएं डेली लाइफ में करती होंगी, तो क्या ऐसे सवाल हम पढ़े लिखे लोगों को करने में दिक्कत आनी चाहिए? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसके बाद अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपना। यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, सबसे पहले हम इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देन हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी? इट मीन्स यहाँ पर एक आपने ये सीरीज देख रहे हैं 7.07, 7.70, 7.007 एंड 0.77, ये एक सीरीज दी हुई है, ठीक है, ये आपकी सीरीज है। और ये जो नीचे लिखे हुए हैं ये 4 ऑप्शन है। इस सीरीज को जब आप इसमें ये पूछ रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब लगाएंगे तो थर्ड नंबर पर कौन सी संख्या आएगी? तो फ्रेंड्स इसको सीरीज में लगाने पर क्या करना होगा? सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्या देखनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है आरोही क्रम। आरोही क्रम और अवरोही क्रम ये तो आप जानते ही होंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, आरोही मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर और अवरोही मीन्स होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि घटते हुए क्रम में। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पे लिंक दिए हुए हैं और आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। और नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं और आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती हैं, तो फ्रेंड्स आप उनको जरूर देखिए। तो अब हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर लेते हैं। सबसे पहले आप इसमें से सबसे छोटी संख्या देखिए, देखिए यहाँ पर 7.07 है, यहाँ पर भी 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट है, यहाँ पर क्या है 0.77, यानी कि दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं है। तो हमारी सीरीज क्या बनेगी? सबसे पहले 0.77, ये सबसे छोटी संख्या हो गई। अब हम चलते हैं आगे, यानी कि अब जो तीनों संख्याएं हैं इसमें डेसिमल से पहले भी संख्या है, यानी कि तीनों में 7 है। अब क्या देखेंगे कि दशमलव के बाद, ये तो संख्या अब कैंसिल हो चुकी है, दशमलव के बाद कौन सी संख्या हमारी छोटी बैठेगी? यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 2 0 है। तो फ्रेंड्स 2 0 हैं, तो ये इस संख्या से छोटी संख्या होगी हमारी। तो नेक्स्ट लेवल आ गया हमारा 0.007, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे कौन सी डिजिट होगी? तो फ्रेंड्स 0 के बाद यहाँ पर 7 आ चुका है, क्योंकि इसमें 0 था और यहाँ पर 7 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये संख्या हमारी बड़ी संख्या होगी। तो नेक्स्ट हमारा होगा 7.07। देन अब आपके सामने लास्ट संख्या रह गई है 7.70, यानी कि 7.70। अब ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। इस सीरीज में आप देख पा रहे होंगे कि आपके थर्ड नंबर पे संख्या कौन सी है? 7.07। तो फ्रेंड्स ऑप्शन में देख लेते हैं, 7.07 आपका ऑप्शन ए है, इट मींस ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स किसी भी क्वेश्चन को जब भी आरोही क्रम में व्यवस्थित करके सॉल्व करते हैं तो उसमें पहले सही से उसको सेट कीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, जिसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है सबसे पहले आप उसको सेट कर लीजिए। उसके बाद जो भी स्थान पूछा है या फिर जो भी संख्या आपसे पूछी गई है आप उसको आसानी से निकाल पाएंगे। हम अपना थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान पर अंक 8। मैं अपना क्वेश्चन अगेन रिपीट कर देती हूं कि फ्रेंड्स एक 5 अंकों की संख्या है, कोई भी 5 अंकों की संख्या है, 1 2 3 4 5, हमने यहाँ पर 5 स्पेस देख कर दिए कि 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर इन जगहों पर 5 स्थानों पर 5 संख्याएं लिखी जाएंगी, देखते हैं वो अंक कौन कौन से होंगे। दहाई के स्थान पर अंक 8 है, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है,
1000 के स्थान का अंक 0 है, 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगुना है और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का तिगुना है, तो संख्या क्या होगी? सो फ्रेंड्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कोई डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूं कि कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप बड़ी ही आसानी से बिना कंफ्यूजन के उनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मैं यहाँ पर कितने शॉर्ट तरीके से और कितनी ही आसानी से इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। सबसे पहले क्या कह रहा है? 5 अंकों की कोई संख्या है, 5 अंकों से बनी कोई संख्या है। और आप अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे तो उसके लिए आपके सामने यहाँ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। सभी में देखिए 5 अंक दिए होंगे, तो समझ लीजिए कि इनमें से ही कोई संख्या होगी। 5 अंकों की कोई एक संख्या है, ठीक है। हमने यहाँ पर 5 स्पेस बना लिए, 5 स्थान बना लिए। सबसे पहले होगा हमारा यहाँ पर इकाई का स्थान, यहाँ पर होगा दहाई का, यहाँ पर होगा हमारा 100वां, यहाँ पर होगा 1000 और यहाँ पे होगा हमारा 10,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे 5 प्लेसेस हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है, उसी तरीके से हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। दहाई के स्थान पर अंक 8 है, यानी कि 10th प्लेस पे अंक हमारा कौन सा है? 8। ठीक है, तो दहाई के स्थान पर हमने अपना अंक 8 रख दिया। इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4, तो दहाई का स्थान का अंक क्या है? 8 और इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान का 1/4 है, तो इकाई के स्थान पर जो अंक आएगा वो 8 का 1/4 होगा, यानी कि 8 का 1/4 होगा। इट मीन्स 2 होगा। जब इसको काटेंगे तो वैल्यू आएगी 2। ओके, अब हम चलते हैं आगे। 1000 के स्थान का अंक 0 है, आसानी से 1000 के स्थान के अंक की जगह आप 0 रख सकते हैं। ठीक है, 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगना है, 100वें स्थान पर वो अंक आएगा जो इकाई के स्थान का दुगना होगा, तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है हमारा? 2। 2 का दुगना क्या हो जाएगा? 4। ओके, अब हम चलते हैं आगे। और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का तिगुना है। 10,000वें यानी कि लास्ट डिजिट हमारी क्या होगी? 2 का तिगुना। इकाई का स्थान पर कौन सी है हमारी? 2 और उसका 3 गुना यानी कि 6। अब आप वैल्यू को देख पा रहे हैं, 60482 हमारे सामने ऑप्शंस में ये मैच कर रहा होगा। 60482 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरीके से कितनी ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। जब हम क्वेश्चन को रीड कर रहे थे तो हमें लग रहा था कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। एक संख्या 8 दी है, किसी का दुगुना दिया है, किसी का तिगुना दिया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बट नहीं, हमने कितनी आसानी से ही इसको सॉल्व कर पाया। सबसे पहले आप उसके जो प्लेसेस हैं, इकाई का अंक कहाँ आना है, दहाई का अंक, उन 5 प्लेसेस को बना लीजिए। उसके बाद जिस तरीके से क्वेश्चन में कहता जा रहा है आप उनको फॉलो करके डायरेक्ट अपना आंसर निकाल सकते हैं। और कितनी ही आसानी से एक ही स्टेप में हमारा आंसर आ चुका है। अब हम देख लेते हैं अपना 4th क्वेश्चन। मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं, यानी कि इसमें संख्या कुछ कह रही है। मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं, पहला पॉइंट। दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है, यानी कि वो ये कह रहा है दहाई के स्थान पर जो अंक है और इकाई के स्थान का जो अंक है वो दोनों ही संख्याएं क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। क्रमिक से मीन्स समझ रहे हैं आप? क्रमिक, क्रमिक का मीन्स है कंटिन्यूअसली। जो हमारा ये दोनों ही, जैसे कि क्रमिक होता है 1 के बाद 2 आता है, या 3 के बाद 4 आता है, या 5 के बाद 6, तो ये क्रमिक संख्याएं हो गई, यानी कि लगातार क्रम से जो संख्याएं आ रही हैं। तो क्रमिक अभाज्य यानी कि ये वो 2 संख्याएं होंगी, जैसे कि मान लीजिए हमारी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? कौन बताएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे ना। बिल्कुल, ये मैंने बताया है। अब मैं इसके नेक्स्ट लेवल पर चलती हूँ। मान लीजिए हमारी एक अभाज्य संख्या 11 है, ठीक है, तो 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 13। इट मीन्स
11 और 13 दोनों ही क्रमिक अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो फ्रेंड्स, अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। वैसे मैंने 2-3 वीडियो में इस टॉपिक को लिया है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक चाहे एग्जाम सीटेट का हो, चाहे एग्जाम यूपी टेट का हो या फिर अदर किसी भी टेट का हो, अभाज्य संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस ना करें और आप मेरी वीडियो जो अभाज्य संख्या से रिलेटेड बनी हुई है उसको देखेंगे तो आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन बाकी नहीं रहेगा। उसके लिए आपको मेरी वीडियोस पर जाना होगा और क्लिक करके वीडियोस देखनी होंगी। और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज उन्हें लाइक एंड शेयर कर दिया करिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक दोनों क्रमिक अभाज्य संख्याएं, यानी कि दोनों संख्याएं लगातार अभाज्य हैं। थर्ड पॉइंट, अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। इट मीन्स जो अंकों का योग होगा, दो जो हमारी संख्याएं होंगी, दोनों अंकों का जो योग होगा वो 3 और 4 का गुणज। इट मीन्स वो जो हमारा दोनों का मल्टीप्लाई करके आएगा, दोनों का योग, यानी कि दोनों संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो वो जो संख्या आएगी वो आपकी संख्या 3 का भी मल्टीपल होनी चाहिए और 4 का भी। इट मीन्स दोनों में कॉमन होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर देखिए, ये 4 संख्याएं दी हुई हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेंड ऑप्शन की सहायता से ही किए जाते हैं, क्योंकि अगर हम इनको एक्स वाई मानेंगे या फिर उसके अलावा और कुछ करेंगे तो उसमें थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो सकता है। इसके लिए हमारे सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम आसानी से उनको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये दिया है एक संख्या 35, हम इसी को ले लेते हैं। 3 और 5, पहला तो मैं एक 2 अंकों की संख्या है, ठीक है भाई, ये वाली बात तो चारों ऑप्शंस पे फिट बैठती है क्योंकि ये सभी संख्याएं ही 2 अंकों वाली हैं। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, दहाई का अंक और इकाई का अंक इसके जो स्थान है दोनों ही क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। इट मीन्स कि ये दोनों आपके जो अंक होंगे ये क्रमिक अभाज्य संख्याएं होंगे। तो वो हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चीज तो हमारी फॉलो कर रही है, लेकिन हमारी इस पर फॉलो नहीं कर रही है क्योंकि 1 और 3 हमारी क्रमिक अभाज्य संख्याएं नहीं है। अब हम देखते हैं अपना ऑप्शन नंबर पहला, 3 और 5। अगले पॉइंट पे चलेंगे हम, अंकों का योग। अब हम अंकों का योग करके देखते हैं क्या वो 3 और 4 दोनों के मल्टीपल्स में आता है कॉमन। तो 3 और 5 क्या हुआ, 8। 8 हमारा 3 का मल्टीपल कभी बन सकता है? नहीं बन सकता है। ऑप्शन ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 5 और 7, 5 और 7 होता है आपका 12 और 12 आपकी 2 क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। देन 12 आपके 3 के भी मल्टीपल हैं और 4 का भी मल्टीपल है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, 2 और 3 क्या बना हमारा टोटल 5। 5 आपका ना तो 3 का ही मल्टीपल है और ना ही 4 का, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तीनों कंडीशन हमारी 57 संख्या पे फिट बैठती हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए हैं और इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इनको सॉल्व करने में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी छोटी सी मिस्टेक आपके क्वेश्चन को गलत साबित कर सकती है और आपका एक गलत क्वेश्चन आपको 1 नंबर डाउन ले जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मिस्टेक नहीं करनी है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ एग्जाम देना है। सीटेट का एग्जाम जो कि ऑनलाइन होने वाला है, इसमें बच्चे कुछ तो डिप्रेस होंगे, कुछ टेंशन में होंगे सिर्फ इसलिए कि ऑनलाइन कैसे करें। कुछ बच्चे कॉन्फिडेंस में होंगे कि हाँ हम कर सकते हैं, जो थोड़े से सीबीएसई बोर्ड से हैं या जो थोड़ा सा लैपटॉप या कंप्यूटर चलाना जानते हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लैपटॉप या कंप्यूटर कभी नहीं पकड़ा, ऐसे बच्चों को दिक्कत आ सकती है। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। आप माइंड में ये सोच के चलिए कि आप अपना पेपर ऑफलाइन कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन करें उसे पूरे कंसंट्रेशन के साथ कीजिए, जिससे कि आपका क्वेश्चन सही हो। क्वेश्चन को गलत बिल्कुल नहीं करना है। तो देख लेते हैं अपना अगले क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा पार्किंग से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर हमारे एग्जाम में आ जाते हैं क्योंकि इसमें कुछ डेटा दिया होता है और उसके बेस्ड पर आसानी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन को देखकर बच्चे घबरा जाते हैं। लेकिन आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिएगा ये क्वेश्चन आपको जितना लंबा लग रहा है ये उतनी ही आसानी से सॉल्व होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या। एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई है। रेलवे स्टेशन पर जो कार पार्किंग होती है वहां पर किस तरीके से क्या रेट है उसकी सूची यहाँ पर दी हुई है। 2 घंटे तक अगर आपने कार पार्क की तो आपको रुपए लगेंगे
50। 2 घंटे से ऊपर और 5 घंटे तक अगर आपने पार्क की तो आपको रुपए लगेंगे 75। 8 घंटे और 5 घंटे के बाद यानी कि 5 घंटे से ऊपर आपको लगेंगे 8 घंटे तक। क्या चार्जेस हैं? 8 घंटे तक प्रति अतिरिक्त घंटा रुपए 10। 5 घंटे के बाद का जो रेट होगा वो प्रति घंटा 10 रुपए बढ़ता चला जाएगा। कब तक? 8 घंटे तक। 5 घंटे से 8 घंटे के बीच में प्रति घंटा 10 रुपए रेट बढ़ जाएगा। ठीक है। अगला है 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक। अगर 8 घंटे से ऊपर तक पार्क की है और 12 घंटे के अंदर अंदर अपने कार उठा ली तो आपका रेट होगा 150 रुपए। 12 से 24 घंटे तक अगर आप पार्क करते हैं तो रेट है 250 रुपए। ये आपके सामने एक सूची दी हुई है। अब क्या हुआ? राजीव ने अपनी कार को 7 AM पर पार्क किया। AM है, इट मीन्स सुबह उसने 7 बजे अपनी गाड़ी पार्क की। भाई उसको जाना होगा ट्रेन से कहीं तो कार तो लेके आएगा ना, और कार को उसने अपने पार्क कर दिया। अब देखते हैं। और उसे उसी दिन लेने वह 4:30 PM पर आया। PM दिया है, क्लियर दिया हुआ है कि PM है तो उसी दिन वो शाम को 4:30 बजे अपनी कार लेने आया। उसे कितने रुपए का भुगतान करना होगा? तो फ्रेंड्स आप ऐसे क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल ना घबराएं। देखिए यहाँ पर हम कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एक चीज और मैं कहना चाहूं कि क्वेश्चन में ये जो डेटा दिया हुआ था, सीटेट के एग्जाम में ऐसे टीचर्स कंफ्यूज कर देते हैं डालकर। क्या? अगर AM होगा तो 1 से लेके 12 तक वो संख्याएं 12 तक में ही लिखेंगे, लेकिन जैसे ही PM हो जाता है, मान लीजिए 2 बजे, तो वो उसको कितना लिखेंगे? मान लीजिए इस क्वेश्चन में 4:30 बजे हैं तो वो इसको 16:30 लिखेंगे, ना AM ना PM। तो 16 को क्या काउंट किया जाएगा? PM में। इस तरीके से 24 आवर्स को हम अपने काउंट करते हैं। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट PM दिया है तो ऑब्वियस ही बात है ये शाम के 4:30 बजे हुए हैं। अगर यहाँ पे 16:30 दिया होता, इट मीन्स 4:30 हो चुके हैं, यानी कि वो शाम के 4:30 बज चुके हैं। अब हमें करना क्या है? हमें इस सीरीज में नापना है कि हमारा टाइम कितना हुआ। उसके लिए 7 बजे उसने गाड़ी पार्क की। क्या की? 7 बजे उसने अपनी गाड़ी को पार्क किया। 4:30 बजे वो उसको ले गया। कितने घंटे हुए फ्रेंड्स? 7 से लेके 12 तक तो 5 घंटे हो गए। ठीक है। उसके बाद 12 से लेके 4 तक कितने घंटे हो गए? 4 घंटे। समझ में आ रहा है ना? सुबह के 7 हैं और शाम के 4:30 हैं। क्या काउंट करना कोई डिफिकल्ट काम है? बिल्कुल नहीं। आप भी जल्दी से कीजिए। 7 से लेके 12 बजे तक 5 घंटे हो गए और 12 से लेके 4 तक 4 घंटे हो गए। 4 और 5 9 घंटे हो गए, और 9 में 30 मिनट और जोड़ दीजिए। कितने हो गए आपके? 9.5 घंटे। टाइम क्या हो गया आपका? 9.5 घंटे। अब आपका टाइम हो गया 9.5 घंटे। आपकी गाड़ी 9.5 घंटे पार्किंग पे रही। इस सूची में आप कहां पर आते हैं? आपका जो रुपए देने हैं वो किस हिसाब से देने हैं? तो फ्रेंड्स आप 8 घंटे से ऊपर जा चुके हैं तो आप इस सूची में आइए। 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक तो आपका टाइम यहीं के लिए है, तो आपको कितने रुपए देने होंगे? 150। तो क्या देख लेते हैं हम? 130, 100, 135, 150। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तो बताइए ये सब जो लिस्ट दी हुई थी इसको करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। लेकिन अगर इसकी जरूरत पड़ती तो उसमें भी हमें घबराना नहीं था। यहाँ पे आपके सामने सारी लिस्टेड दी हुई है और इसको कैलकुलेट करके हम आसानी से अपना पैसा निकाल सकते थे कि कार पार्किंग में कितना रुपया लगता। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा घुमा के एक बार और समझा देती हूँ। मान लीजिए कि उसने सुबह का टाइम 7 रखा। ठीक है। अब ये कौन सा है? 2 घंटे से ऊपर। मान लीजिए कि उसे 5 घंटे बाद, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट दिया हुआ है 75 रुपए। ये जो अतिरिक्त घंटा वाला है, इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? इसको जरा ध्यान से समझिए। अतिरिक्त घंटे का मतलब क्या होता है उसके लिए आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझने हैं और सीटेट के एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को जरूर देखिए। मैं कुछ ऐसी वीडियोस बनाती हूँ जो कि सिंपल तो होती ही हैं, हर बच्चे को समझ में भी आ जाती हैं, बट वो बच्चा जो मैथ से डरता है, जिसे मैथ्स में कम इंटरेस्ट है, ऐसे बच्चे अपने आसानी से नंबर पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए।
अब हम देखते हैं अतिरिक्त घंटा वाले क्वेश्चंस कैसे करेंगे। मान लीजिए उसने सुबह 7 बजे गाड़ी पार्क की, अब हम कहाँ जा रहे हैं 5 घंटे के बाद, तो 5 घंटे होते हैं हमारे 12 बजे। मान लीजिए कि आपको गाड़ी 2:30 बजे उठानी है। कितने बजे? 2:30 बजे, या फिर आप 2 बजे मान लीजिए, क्योंकि हम 5 घंटे से ऊपर जाना है। 5 बज गए आपके 12 बजे पे, अब हम 2 बजे उसको अपनी कार उठाने आएगा, तो वो कितने रुपए देगा 8 घंटे तक में? 5 घंटे के लिए कितने रुपए देगा फ्रेंड्स? 5 घंटे तक 75 रुपए देने हैं उसको, ठीक है। अब उसको उठानी है 2 बजे, 2 बजे वो कार उठाए, तो फिर क्या करना होगा? 8 घंटे तक में प्रति घंटा 10 रुपए, यानी कि 5 घंटे तक तो उसने दिए 75 रुपए। अब कितने घंटे एक्स्ट्रा है 5 घंटे के बाद? 1 बजे तक 1 घंटा, 2 बजे तक 2 घंटे, तो 2 घंटे के लिए रुपए कितने जोड़ेंगे? प्रति घंटा 10 है, तो 2 घंटे में 20 रुपए। इट मीन्स आपका 5 और 9, यानी कि 95 रुपए वो देकर अपनी कार पार्किंग का रेट करेगा, यानी कि उसका भुगतान करेगा। इस तरीके से प्रति घंटा वाले सवाल अक्सर आते हैं, और आप यहाँ पर हमारी वीडियोस को फॉलो कीजिए। हर एक क्वेश्चन सीटेट एग्जाम का सन 2011 से लेके 20 तक का हर एक क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और किसी भी बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट बॉक्स में शेयर करके उसे पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आसानी से निकलते हैं ये, तो इन क्वेश्चंस को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। सो फ्रेंड्स, देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन देखते हैं। एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को आयत का एक रूप दिया गया, यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो लंबाई क्या है? क्वेश्चन अगेन रिपीट करती हूँ। एक तार है फ्रेंड्स 180 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है, उस तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया, तो यहाँ पर ये तार है कितना? 180 सेंटीमीटर लंबा। इस तार से जब इनको मोड़ा गया तो एक आयत बनाया गया, यानी कि इसका परिमाप फ्रेंड्स, परिमाप यानी कि 2l + b बराबर 180 सेंटीमीटर, ठीक है। इस आयत का परिमाप है आपका 180 सेंटीमीटर, क्योंकि 180 को ही तार को मोड़कर आयत का रूप दिया गया है। चौड़ाई आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई है आपकी 30 सेंटीमीटर, तो दोनों चौड़ाइयों को जोड़ देंगे, कितना हो गया टोटल? 60। दो तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज को रख दीजिए, चौड़ाई की जगह 30 रख दीजिए और लंबाई को आप फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा एक शॉर्ट मेथड वो ये है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चौड़ाई आपको 30 दे रखी है, यानी कि एक आयत किन से मिलकर बना होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। चौड़ाई 30 है, यानी कि दूसरी भुजा भी आपकी 30 होगी। टोटल कितना हो गया? 60। अब टोटल हमारा 180 है। 180 में से जब आपका 60 जाएगा, कितना बचा? 120। अब 120 को 2 बराबर भागों में तोड़ लीजिए, क्योंकि जो लंबाई निकल के आएंगी वो दोनों ही भुजाएं आपकी बराबर हैं। 120 को जब 2 बराबर भागों में तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 60। यस फ्रेंड्स, 60 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ओरली आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर इसकी वैल्यूज को रख दीजिए। l + 30 = 90, ठीक है। l बराबर 90 - 30 बराबर 60। इस तरीके से आप अपनी लंबाई को फाइंड आउट भी कर सकते हैं और ओरली भी कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6वां भाग है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हमारा जो हिस्सा भाग, यानी कि जब हम इनको भिन्न वाले क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे फ्रैक्शन में आते हैं, जब किसी भी चीज का हिस्सा या उसका भाग, उसके कई भागों को जोड़कर या उनको मिलाकर कुछ चीजें बनाई जाती हैं या उनको फाइंड आउट किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में 100% आते हैं। आप कोई सा भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आपको ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो एक बाग है, उसमें कुछ वृक्ष लगे हुए हैं, अलग अलग फूलों के अलग अलग पेड़ हैं, वहां पर देख लीजिए। वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या, किसकी संख्या है? नीम के वृक्षों की संख्या 1/6वां भाग है। तो पूरे पेड़ आपके कितने थे? मान लीजिए x,
एक्स एक संख्या के पेड़ हैं जो पूरे बाग में हैं। अब उसमें से नीम के वृक्षों की संख्या क्या है, 1/6 भाग, यानी कि x/6 बराबर आपके हो गए नीम के वृक्ष। आधे वृक्ष अशोक के हैं, यानी कि x/2 आपके क्या हैं, अशोक के हैं। ठीक है, शेष यूकेलिप्टस के हैं। अब शेष कौन से हैं, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस हमें नहीं मालूम है, यूकेलिप्टस का हमें नहीं मालूम है। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, तो फ्रेंड्स यहीं पर नीम के वृक्षों की संख्या कितनी दे रखी है, 5। तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। जो जो डेटा आपको दिया है डायरेक्ट आप उनको पुट कीजिए। अब मैं इसी जो डेटा मैंने यहाँ पे लिखा है इसी से मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाती हूँ। x/6 एक बाग में कुछ वृक्ष हैं जिनको माना हमने x। वहां पर नीम के वृक्षों की संख्या, यानी कि नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 यानी कि छठा भाग है। तो पूरे का छठा भाग क्या होगा, x × 1/6 यानी कि x/6। ये हो गए आपके नीम के वृक्षों की संख्या। ठीक, आधे वृक्ष अशोक के हैं, पूरे x हैं तो उनका आधा यानी कि x/2 आपके अशोक के वृक्ष हैं। और जो बचे वो सारे यूकेलिप्टस हैं। ठीक है, तो जो बचे वो सारे यूकेलिप्टस है वो हमें नहीं मालूम। अब देखिए यहीं से हम अपनी संख्या निकालेंगे किनके, यूकेलिप्टस के पेड़ों की। x/6 बराबर 5, नीम के पेड़ों की संख्या इसमें दे रखी है कितनी, 5। तो x/6 बराबर 5, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 30। फ्रेंड्स पूरे पेड़ हमें मिल गए। पूरे पेड़ कितने हैं, 30। अब इसमें से अशोक के पेड़ कितने हैं, 15, क्योंकि आधे हैं। ठीक है, अशोक के पेड़ कितने हैं आपके, 15। और नीम के पेड़ कितने हैं, जब सारे पेड़ कितने हैं, 30, तो नीम के पेड़ कितने हैं, 30/6 यानी कि 6×5 30। 5 पेड़ आपके नीम के हैं, 15 + 5 टोटल कितना हो गया, 20। ओके, यूकेलिप्टस की निकालनी है। यूकेलिप्टस शेष बचे हुए थे पूरे हमारे, यहां पर मैं बना देती हूँ, पूरे हमारे 30 हैं। 30 में से हम किनको घटाएंगे, अशोक के 15 और 5 नीम के, यानी कि 20 हम घटा देंगे। तो आंसर हमारे सामने आ जाएगा 10, यानी कि 10 पेड़ आपके यूकेलिप्टस के हैं। ऑप्शन 15, 20, 5, 10, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। इसी तरीके से आप अपने आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, जो भी भाग दिया हो उनको लिख लीजिए, उसके बाद उनको ऐड कर लीजिए और उससे आपका आंसर निकल आएगा। यूकेलिप्टस की जो इक्वेशन बनेगी अगर आप उसको निकालना चाहें तो वो ये होगी, x माइनस ब्रैकेट में x/6 प्लस x/2। ये आपके यूकेलिप्टस की हो जाएगी। x आपका 30 है, उसमें से आप x/6 यानी कि नीम और अशोक की संख्याओं को जोड़ेंगे और उसको घटा देंगे पूरे में से, तो आपके यूकेलिप्टस की संख्या आ जाएगी। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज ये तो मैंने आपको लिख के इसलिए सॉल्व कराया है, कुछ बच्चे जो सॉल्व करना नहीं जानते हैं वो सीख लें, वरना हम डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। 1/6 नीम है, यानी कि x/6 बराबर 5, तो x बराबर 30 और डायरेक्ट हमने उसको निकाल लिया। 30 के आधे 15 हैं, 15 और 5 20 हो गए, 30 में से 20 चले गए, 10 बचे। इस तरीके से यूकेलिप्टस के पेड़ों की संख्या आ चुकी है। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 पर प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 पर पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय क्या है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। एक रेलगाड़ी 29 अगस्त 2019 को 16:30, अभी मैंने समझाया आपको कि क्वेश्चन में ऐसी संख्याएं भी देगा। अब ये बताइए 16:30 है तो कितने बज रहे हैं बताइए, 12 में उसको ऐड कीजिए, 12 में कितने ऐड करेंगे तो 16 होंगे, 4। इट मीन्स टाइम हो रहा है आपका 4:30, यानी कि शाम के 4:30 पर रेलगाड़ी प्रस्थान करी और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त, कब, 31 अगस्त को 8:45, इट मीन्स सुबह पहुंची है। ठीक है, 29 अगस्त को चली तो 29 चली 4 साढ़े 4 के बाद, 30 को पूरा दिन चली और 31 को सुबह 8:45 यानी कि 8:45 पर वो पहुंची। अब इसमें आप क्या कहेंगे कि इस यात्रा का कुल समय टोटल आपको निकालना है। इस तरीके से इनको ऐड करेंगे तो नहीं निकलेगा। तो फ्रेंड्स
29 अगस्त को 4:30 बजे आपकी ट्रेन चली। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या कोई मेथड या कोई रूल निकालने की जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यही कहता है, मैथ को अपनी डेली लाइफ से जोड़िए और कैलकुलेट करके जल्दी आप आंसर निकाल सकते हैं। 29 अगस्त को 4:30 बजे जगी, क्या चली? ट्रेन चली। तो 30 अगस्त को 4:30 बजे कितने घंटे हो गए? 24 घंटे हो चुके हैं फ्रेंड्स। हम काउंट कर लेते हैं। 29 अगस्त से 30 तक हमारे कितने घंटे हो गए? 24 घंटे हो गए। कब तक? 4:30 बजे तक। अब 4:30 से अगले 31 को 4:30 तक नहीं गई है, यानी कि सुबह के 4:30 तो हम काउंट कर ही सकते हैं। तो शाम के 4:30 से सुबह के 4:30 कितना टाइम हुआ? 12 घंटा। उसमें हमने 12 घंटे और जोड़ लिए। अब सुबह के 4:30 से 8:45 को आप काउंट कर लीजिए, कितना होता है? 4:30 के बाद 5:30, 6:30, 7:30 और 8:30, 4 घंटे। ठीक है, 4 घंटे और ऐड कर लिए। अभी 8:30 काउंट किया है फ्रेंड्स, 15 मिनट हमने अब भी छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो 24 और 12, 4 और 2 6, 6 और 4 की 0, 1 कैरी, 2 और 1 3, 4, यानी कि जो 15 मिनट थे वो हमने यहाँ लिख लिए। देखिए 40 घंटे 15 मिनट हमारा आंसर ऑप्शन में है। 39 घंटे 45 मिनट, 40 घंटे 15 मिनट। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर आ चुका है। 40 घंटे 15 मिनट वो ट्रेन चली, यात्रा का कुल समय था। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने कितनी ही जल्दी अपना आंसर निकाल लिया है। अगर मैं इसको माइनस करके या टाइम को प्लस करके करवाती तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस को डायरेक्ट प्लस माइनस नहीं किया जाता है। अगर घंटे ऊपर मिनट कम है तो घंटे को कैरी लिया जाता है। तो आप उसके चक्कर में ना पड़े, डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस को अपने सही तरीके से अपने माइंड को सही जगह रख के और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सो फ्रेंड्स, देखते हैं अपना 9th क्वेश्चन। ये एक बोर्ड मास का क्वेश्चन है। बोर्ड मास एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, यूपी टेट में भी, सी टेट में भी। इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई है और बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए, ये आपके सामने एक कैलकुलेशन दी हुई है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास में यहाँ पे देखिए एक मल्टीप्लाई का साइन है, एक माइनस का है, एक डिवाइड का है, एक माइनस का, एक मल्टीप्लाई, यानी कि इसमें ऐड का साइन नहीं है। यहाँ पे आगे एक डिजिट है ऐड, तो सबसे पहले बोर्ड मास में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई या डिवाइड, क्योंकि बोर्ड मास BODMAS डिवाइड पहले होगा। तो सबसे पहले हम डिवाइड वाले साइन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है हमारी इक्वेशन? 17.5 इंटू 3 माइनस का, इसको हम हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस का 3 इंटू 12.5। अब डिवाइड हम सॉल्व कर चुके हैं, अब क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई। इसी तरीके से अगर आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई भी कैलकुलेशन वाला, कभी मिस्टेक नहीं होगी। मैं यहाँ पर आपके सामने टू द पॉइंट इनको सॉल्व करूंगी। देखिए आपका आंसर बिल्कुल सटीक आएगा। अब आपको मल्टीप्लाई के साइन हटाने हैं। 5 तिया 15 की 5, हासिल चढ़ी 1, 7 तिया 21 और 1 22 की 2, 3 एकम 3 और 2 5, 52.5 हमारा ये आ गया, माइनस का 3। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 तिया 15 की 5, हासिल चढ़ी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 37.5 आपके सामने ये आ चुका है। अब आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। आप इन दोनों को माइनस माइनस को जोड़ दीजिए, क्या आएगी वैल्यू? 52.5 और माइनस के, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ के क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव, यानी कि जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन आपका माइनस का ही रहेगा। तो 37 में 3 जुड़े, आंसर आया आपका 40.5। ठीक है, अब 52 में से 40 को माइनस करना है। 0.5 से 0.5 जाएगा 0 पॉइंट, आंसर आया आपका 12। देख लीजिए आपका सटीक आंसर आ चुका है। ऑप्शन 120, 50, 52, 12 हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। कभी भी बोर्ड मास के आप क्वेश्चन को सॉल्व करें प्रॉपर तरीके से, सबसे पहले डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन कीजिएगा। अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे कभी भी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी। और इससे रिलेटेड अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर देखें। देख लेते हैं, अपने 1-2 क्वेश्चन और रह गए हैं जो सॉल्व बेस्ड है, उनको करके हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी है,
इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया। एक वर्ग है आपका, ठीक है, एक वर्ग है, इसकी भुजा ये 4-4 सेंटीमीटर है। वर्ग की क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर। तो आगे क्या कहा है, इसको 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, फ्रेंड्स इसको 4 बराबर वर्गों में विभाजित कर लिया। 4 बराबर वर्गों में विभाजित हो गया है, तो इसमें से प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि एक वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। पूरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा फ्रेंड्स, ए स्क्वायर होता है, यानी कि 4 चौक 16, ठीक है। और एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, जब 4 को 2 बराबर वर्गों में डिवाइड किया तो एक की कितनी हुई, 2, और ये भी 2, ठीक है। तो एक का क्षेत्रफल क्या हो गया, 4। इस तरीके से 4 चौक 16। अब वो ये पूछ रहा है कि एक, जब हम पूरे में से एक को डिवाइड कर देंगे तो एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। यस फ्रेंड्स, 16, 8, 4, 1, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। यानी कि प्रत्येक छोटे एक वर्ग का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर होगा। आप पहले पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसके बाद एक छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से उसको डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर संख्या आ जाएगी 4। इसी तरीके से, और जब आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं, एक वर्ग आपका कितना बना, 4 से 2, तो ये साइड भी 2 होगी, ये साइड भी 2 होगी, तो 2 दूनी 4। इस तरीके से भी आप एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आयशा के पास केवल ₹5 और 10 के सिक्के हैं। उसके पास 5 के सिक्के हैं और 10 के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25, सिक्कों की संख्या 25 और ₹160 का धन है, यानी कि टोटल रुपए, यानी कि रुपए कितने हैं उसके पास, 160, सिक्कों की संख्या कितनी है, 25, तो उसके पास 5 और 10 के कितने सिक्के हैं। इसमें 5 और 10 के सिक्के आपको दिए हुए हैं कि उसके पास 5 के और 10 के सिक्के हैं। इसमें से हम मानेंगे क्या, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम 5 के सिक्के को मान लेते हैं x, ठीक है। उसके पास कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, 25। कुल सिक्के कितने हैं, कुल सिक्के कितने हैं उसके पास, सिक्के 25। मान लीजिए कुल सिक्के उसके पास 25 हैं, 5 के x हैं, ठीक है। तो जब आप 25 में से x को माइनस कर देंगे तो जो सिक्कों की संख्या आएगी वो 10 के सिक्कों की संख्या आएगी, ठीक है। जैसे 5 के सिक्के और 10 के सिक्के हमने निकाल लिए हैं। अब हम टोटल धन निकालते हैं। धन कितना दे रखा है आपको, 160। 160 क्या होगा, 5 के सिक्के हमारे x हैं, ठीक है, तो 5 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो धन आएगा हमारा, ठीक। 5x प्लस, अब जो 25 माइनस x है इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, तभी तो वो 10 का गुणा करेंगे, तभी तो ये संख्या आएगी, और 5 का गुणा करेंगे सिक्कों में तब हमारी ये संख्या आएगी। टोटल आ गया हमारा धन 160। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 160 बराबर 5x प्लस 250 माइनस 10x, ठीक है। 250 को इधर ले आते हैं, यानी कि माइनस का 25 में से 60 जाएंगे, 90 बराबर माइनस का 5x, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 5 एकम 5 और 4 5 8 40, x की वैल्यू आ गई आपकी 18। यानी कि जो 5 के सिक्के हैं हमने वही माने थे x, उसकी वैल्यू आ गई 18। अब हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं, 15, 20, 18, 10। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 5 की वैल्यू 18 दे रखी है। इट मीन्स ऑप्शन आपका सी सही आंसर होगा। अदरवाइज आप इसमें 10 के सिक्के भी निकाल सकते हैं कि कितने होंगे। x की वैल्यू को इसमें आप रख दीजिए। 25 में से जब आप 18 माइनस करेंगी तो आपकी वैल्यू आएगी 7, यानी कि 10 की वैल्यू कितनी आई, 7। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। इस तरीके से सिक्के वाले क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप सिक्कों को मान लीजिए, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करके उस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। 3 ब्रांड ए, बी तथा सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। 3 ब्रांड हैं पेनों की। मान लीजिए एक रिनॉल्ड की है, एक विन की है या फिर एक सेलो की है। इस तरीके से 3 ब्रांड हैं, तो विन, सेलो और रिनॉल्ड 3 ब्रांड ले ली। उन तीनों के पैकेट हैं, यानी कि पैकेटों में उपलब्ध हैं। ये 10 के पैकेट, 10 के पैकेट का मीन्स है 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध है। एक पैकेट में 10,
ये पेन है, एक पैकेट में 12 पेन की संख्या में ये वाले पेन है और एक पैकेट में 24 ये वाले पेन है। तो फ्रेंड्स, यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं, अब एक दुकानदार पहुंचा, उसने पैकेट से ना लेकर सभी पेनों की संख्या बराबर लेना जरूरी समझा, उसे तीनों प्रकार के पेन बराबर चाहिए, तो उसके द्वारा खरीदे गए पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो उसे कम से कम कितने पैकेट खरीदने होंगे? इस पेन के कितने पैकेट खरीदने होंगे, इस पेन के कितने पैकेट खरीदने होंगे और इस पेन के कितने पैकेट खरीदने होंगे। जबकि एक पैकेट में ये 10 पेन आते हैं, ये वाले 12 पेन आते हैं और ये 24 पेन। तो फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चन यानी कि समान संख्या और कुछ आपको डिजिट दी हो, ऐसे क्वेश्चंस में हम सबसे पहले इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? लसा फाइंड। तो 10, 12 और 24 इसका लासा निकालेंगे। इसका लासा आएगा फ्रेंड्स 120। ठीक है, जब इसका लासा हमने 120 ले लिया तो अब ए वालों की संख्या निकाल लेते हैं। मान लीजिए ए वाली कोई एक ब्रांड थी और बी वाली अलग ब्रांड है, सी वाली अलग ब्रांड है। ए वाली में पैकेट में कितने पैकेट आते हैं हमारे? एक पैकेट में 10 पेन, यानी कि टोटल 120 में से 10 को डिवाइड करेंगे यानी कि 12। ठीक है, ए के आए हमारे 12 पैकेट। अब बी के देख लेते हैं हम। इस पैकेट में आते हैं 12 पेन, तो 120 को एलसीएम को 12 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू आई आपकी 10। ठीक है, बी के 10 पैकेट और 24। सी की वैल्यू क्या दे रखी है? 120/24, यानी कि वैल्यू आ गई आपकी 10, 2 यानी कि 5 पैकेट। ठीक है, ये हमारे आंसर से निकले। देख लीजिए, ए के पैकेट 12, बी के 10 और सी के 5। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि एलसीएम लेकर ही हम उसकी जो वेरिएबल वैल्यूज होती हैं उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल 120 पेन यानी कि एवरेज निकला उसका लासा, यानी कि 120 पेन उसको हर पैकेट में खरीदने हैं। ये वाली ब्रांड के भी 120 पेन खरीदने हैं, बी वाली ब्रांड के भी 120 पेन खरीदने हैं, सी वाली ब्रांड के भी उसको 120 पेन खरीदने हैं। अब उनके पैकेट कैसे गिरेगा? तो जब 10 पैकेट आते हैं, 10 पेन का एक पैकेट है, तो 120 से 10 को डिवाइड करेंगे, 12 पैकेट आ गया। इस तरीके से तीनों के पैकेट मिल चुके हैं, 12, 10 और 5। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, 12 से आपका 120, 10 से भी आपका 120 और 5 से भी 120 पेन ही आएंगे। तो इस प्रकार दुकानदार ने पेनों की समान संख्या खरीद ली और पैकेटों की संख्या दी हुई है। अब हम देख लेते हैं अपने ऑप्शन में 12, 10 और 5 कहां पर है। ऑप्शन नंबर सी, ए की 12, बी की 10 और सी की 5, ये हमारा सही आंसर होगा। और इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ज्यादा टफ लेवल नहीं होता है फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत होती है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है। देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन कि किस तरीके का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ है। सो फ्रेंड्स, अब हम अपने वीडियो के लास्ट पड़ाव पर हैं। ये लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस हमारे सॉल्व टाइप के मैथ्स में आए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। बाकी के क्वेश्चंस हमारे पेडागोगी से रिलेटेड होते हैं, उनको हम समझ से और उनकी थ्योरी के द्वारा उनको कर सकते हैं। 13 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? इनमें से ये आपके सामने एक सीरीज दी हुई है, इनको आपको घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करके देखना है और उसके बाद सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में 8 मीटर, 80 DM, 8 cm, 8500 मिलीमीटर, 800 cm, 8 mm। आप एक चीज यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो डिजिट्स हैं ये डिजिट्स सेम है, बस सभी चारों ऑप्शंस में आगे पीछे कर दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम पहले अपने जो मापन से हैं उनको पहले नॉर्मल में चेंज कर लेते हैं, यानी कि सेंटीमीटर को mm में चेंज कर लेते हैं, मीटर है तो उसको भी mm में चेंज कर लेते हैं। सबको पहले सबसे छोटी इकाई यानी कि mm में चेंज करके देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारी वैल्यू यानी कि 1 मीटर में 100 mm होते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, 1 डेसीमीटर में 100 mm होते हैं। ये तो हमारे सामने वैल्यूज होती हैं जो कि इनकी वैल्यूज हैं। 1 मीटर बराबर 100 mm, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू
डेसिमल, सीएम और मीटर में दी हुई है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे दी हुई है। अब हमारे सामने वैल्यूज कौन कौन सी हैं। एक चीज देखिए 8500 mm, ये तो हमारी mm में दी हुई है। अब हमें चेंज क्या करना है, 8 मीटर को और 80 को और 800 सेंटीमीटर, इन वाली डिजिट्स को हमें चेंज करना है। सबसे पहले हम इसको करते हैं, किसको, 80 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं। 80 को यानी कि डेसीमीटर में 100 mm है, इट मीन्स 8000, ठीक है, और 8 सेंटीमीटर यानी कि 10 यानी कि 80। टोटल वैल्यू आ गई हमारी 8080, क्या आ गई, mm, ठीक है। ये तो हो गई हमारी पहली वैल्यू। दूसरी 8 मीटर को चेंज करना है। जब हम 8 मीटर को चेंज करेंगे तो 1 मीटर में 100 mm, तो यानी कि वैल्यू आई आपकी 800 mm, ठीक है। अब हमारी तीसरी वैल्यू क्या है, तीसरी वैल्यू हमारी 800 सेंटीमीटर और 8 mm, 800 सेंटीमीटर और 8 mm, ठीक है। 800 सेंटीमीटर को mm में चेंज करेंगे, यानी कि सेंटीमीटर को करेंगे 1 सेंटीमीटर में 10, तो 800 में मल्टीप्लाई इंटू 10, ठीक है। उसके बाद 8000 प्लस 8 कर देंगे, तो 8008 mm हमारी वैल्यू आ चुकी है। 1 2 3 और सबसे जो छोटी वैल्यू यानी कि जो हमारी एक वैल्यू 8500 mm हमें क्वेश्चन में दी हुई है। आप चारों की डिजिट चेक कर लीजिए, इनके अलावा अगली कोई भी डिजिट यहाँ पर नहीं दी हुई है, इन्हीं को बस आगे पीछे रखा हुआ है। इसको हम जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, वो हमारी वैल्यू निम्नलिखित में से घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। घटते हुए का मतलब है सबसे बड़ी वैल्यू आपको सबसे पहले रखनी है और फिर उसको छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब देखिए आपके सामने वैल्यूज हैं क्या क्या, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जो हमारी वैल्यूज आई हुई हैं। सबसे पहले 8008, 800 mm, 8080 और 8500 mm, ठीक है। तो इन सब में हम अपनी वैल्यूज को रख देते हैं। कौन सी हैं, 8500, 8008, 800 और 8080। अभी मैंने ये अल्टीमेट रख दी है। अब हम आपको सेट करना है किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसमें से देखिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपकी, ये आपकी आएगी एक नंबर पे 8500, इसके बाद 8080 दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे 8008 और चौथे नंबर पे 800। अब आप इन वैल्यूज को डायरेक्ट यहाँ पर देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। 8500 यानी कि 8 मीटर, दो वैल्यूज हमारे सामने ऑप्शन नंबर बी और सी ऐसे हैं जिसमें पहले नंबर पर 8500 mm दिया हुआ है। अब सेकंड नंबर पे है 8080। 8080 किसकी वैल्यू है, 80 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। थर्ड नंबर पे हमारी 8008। 8008 किसकी वैल्यू है, 800 सेंटीमीटर और 8 mm, देखिए। और लास्ट में हमारी 800 यानी कि 8 मीटर। इस तरीके से ये वैल्यू हमने निकालनी है और ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो गया है। मापन यानी कि मेजरमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इसमें जो इनकी इकाइयां हैं, लेंथ में निकालना, किलोग्राम यानी कि भार में निकालना, मीटर में नापना, ये सब हमें आना चाहिए और इनकी इकाइयां हमें पता होनी चाहिए। जब हमें इनकी यूनिट्स पता होंगी तभी हम उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं अपना लास्ट सवाल। वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित, यानी कि 1 और 10 ये दोनों इसमें सम्मिलित हैं। 1 से 10 तक का मीन्स ये नहीं है कि 1 के बाद और 10 से पहले वाली, 1 और 10 भी इसमें इंक्लूड हैं, तक सभी संख्याओं से विभाजित होगी। कौन सी संख्या है ऐसी, इसका मतलब इनमें से कोई एक संख्या है ऐसी जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित होगी। इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए फ्रेंड्स हमें 1 से 10 तक की सभी संख्याओं के मल्टीपल्स निकालने होंगे, यानी कि फैक्टर्स निकालने होंगे, क्योंकि फैक्टर से ही हम उसमें से कोई सी एक डिजिट प्राप्त कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने ये लिख लिया। अब इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 1 का फैक्टर इसमें 1 ही आएगा, 1 गुणा 2, इसका 1 गुणा 3, इसका 1 गुणा 4, इसका 1 गुणा 5, ठीक है। इसका 2 गुणा 3, 1 गुणा 7,
2 गुणा 4, 2 गुणा 4 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 9 को 3 3 और 10 का 2 और 5। ये हमने इस तरीके से इनके फैक्टर निकाल लिए, किनके, 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के। क्योंकि आपसे इसमें इनमें से कोई ऑप्शन जो दिए हुए हैं, इन्हीं ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन इन सभी संख्याओं से कटेगा। कौन सी कटेगा? इसका मतलब इन सभी संख्याओं से कटने का मीन्स क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कि इन सभी से कटे, उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें? कॉमन फैक्टर्स यानी कि मासा। ऐसे क्वेश्चंस हमारे HCF से निकलेंगे। अब यहां से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? हाईएस्ट, ऐसी संख्या जो इन सब में कॉमन हो। हाईएस्ट का आपको दिख रहा होगा 3 बार 2 का मल्टीप्लाई। एक तो आपको ये संख्या दिख रही है, ठीक है। इसी तरीके से हम HCF निकालते हैं। पहले सभी संख्याओं को लिख लेते हैं और जो सभी संख्याओं में कॉमन हो, हाईएस्ट हो, हम उसी को लेते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, एक तो ये हो गया। दूसरा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको 2 बार ले लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या बचा हमारा? देखिए क्या क्या संख्याएं हैं। 3 हो गया हमारा, 4 5 और 7, यानी कि 4 5 और 7, ये हमारी संख्याएं बची हुई हैं। 5 हमारी बची है, 7 बची है और 4 बची है। इस तरीके से जो सभी में कॉमन हाईएस्ट जो होगा उसी को हम ले रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारी वैल्यूज हैं। अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन हमारा नंबर बी सही होगा। 2520 आपकी संख्या आएगी। 2520, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और इनका आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा और यही हमारी संख्या कहलाएगी। इसमें दोनों सम्मिलित। अब ये आप इस संख्या को चेक कर सकते हैं, 1 से लेके 10 तक सभी संख्याओं से ये संख्या विभाजित होगी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा CTET दिसंबर 2019 का मैथ्स का पेपर, जो कि सॉल्यूशन बेस्ड था, जिसमें कैलकुलेशन करनी थी। बाकी के क्वेश्चंस हमारे पेडागोगी बेस्ड होते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये आप जरूर बताइएगा। और वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर लिखना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और उसके बारे में ऐसे क्वेश्चंस, कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी कंफ्यूजन हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा। एंड में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी, आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज उसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी, अब मेरी अपकमिंग जो वीडियोस होंगी वो CTET के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही होंगे, जिनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे।